तो बेटा आज हम लोग सैंपल पेपर नंबर 2 डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले किसी भी सैंपल पेपर में आपका काम यही है, पिछली बार भी बताया था फिर से बता रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो पेपर आएगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस 1-2 मिनट 3 मिनट में जल्दी जल्दी जरूर पढ़ लेना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ हल्का फुल्का चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक, इसलिए बहुत केयरफुली देख लेना। 3 घंटे का समय है लेकिन हम लोग को 2.5 घंटे में ही करना है। 70 मार्क्स हैं टोटल, मैक्सिमम लाना है जितना आप खींच पाओ, है ना। और ये कुछ पॉइंट्स है, फिलहाल ये सारे पॉइंट्स सेम है एज इट इज है। ठीक, तो आप लोग फिलहाल 1 मिनट 2 मिनट दे करके इसको वहां पे रीड कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे सीधे। टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिसेस एज शोन इन दिस फिगर, नेट कैपेसिटेंस इज। हम लोग को बेटा नेट कैपेसिटेंस बताना है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ जाया करता है, कई बार आ भी चुका है। ठीक, अब ये चेक करो, अगर आप इधर से बढ़ोगे तो सबसे पहले एक डाइलेक्ट्रिक ये मिला जिसका कांस्टेंट 1 है, फिर एक ये मिला जिसका कांस्टेंट 2 है। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है बेटा, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कैसे पता चलता है? इधर से अगर आप कुछ क्यू चार्ज भेजोगे तो क्यू चार्ज बोलो पहले इसमें जाएगा, फिर वही क्यू चार्ज इसमें जाएगा, फिर इधर से चला जाएगा। क्लियर? अगर चार्ज दोनों में सेम है तो दोनों किस कॉम्बिनेशन में हुए? सीरीज में। ठीक, फिलहाल जो पहला वाला कैपेसिटर बनेगा उसका जो है कैपेसिटेंस चेक करो, दैट इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो K1 की वैल्यू चेक कर लो, 1 है। एप्सिलॉन नॉट, एरिया बोलो पूरा पूरा होगा, एरिया सेम है, और डिस्टेंस जो है दैट इज हाफ, यानी D/2। तो ये 2 बेटा ऊपर आएगा, सो इट इज 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्या कुछ ऐसा ही कैपेसिटेंस इसका भी आएगा? बस वहां पर K2 की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 2। तो यहां पे सिर्फ 2 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 4। सो इट इज 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब अगर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलो कितना होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/C। सही है, उसी को एलसीएम लेंगे तो बनेगा C1C2/C1 प्लस C2। तो C1 C2 हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें 2 है इसमें 4 है, यानी कि 2 इंटू 4/2 प्लस 4, यानी कि 8/6, यानी कि 4/3। तो इसमें जिस ऑप्शन में 4/3 दिख रहा हो बस वही हमारा आंसर हुआ। तो 4/3 टाइप का पहले ही है, सो 4 एप्सिलॉन नॉट A/3D। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, पैरेलल में भी हो सकता है। अगर पैरेलल में दिया जाएगा तो यही डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, एक यहां पे डाइलेक्ट्रिक दे देंगे, एक इधर डाइलेक्ट्रिक दे देंगे। इस बार सिर्फ डिफरेंस किस चीज में आएगा? एरिया में। इस बार इसका भी एरिया आधा है बेटा, इसका भी आधा है, बट ये वाला डिस्टेंस पूरा पूरा है, दोनों का D है। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस हो जाएगा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, उसमें फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2। यही पैरेलल में होता तो 6 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाता। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, आंसर देख लो, ए वाला है। नेक्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इमिटर एंड कलेक्टर प्लेट। कह रहे हैं कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? एक मेटेलिक प्लेट होती है, एक इधर एनोड प्लेट होती है, इस पर हम पॉजिटिव डेवलप करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। ठीक, तो ये समझ लो इमिटर हो गया और ये वाला कलेक्टर हो गया, उसी पर जाने वाला है इलेक्ट्रॉन, कलेक्ट होगा। कह रहे हैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बढ़ा दूं विद द इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों फिक्स है, तो कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्लेट्स का आप बढ़ाओगे, ठीक, तो आप बताइए करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? पहला है बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सी। क्यों सी? काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाएगी? बताओ बेटा, कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक ये इमिटर प्लेट है, एक ये कलेक्टर है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बढ़ा रहा हूं,
यानी हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, एनोड पोटेंशियल। अगर हम एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो आप बताइए करंट पर क्या इफेक्ट आता है। बाकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सब कांस्टेंट है, मतलब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं, एनोड का पोटेंशियल जो कि हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो एनोड पोटेंशियल और करंट में कोई ग्राफ पढ़ा है आपने, तो वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी, पहले बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट होगा। अरे सोचो यार, ऐसा ग्राफ आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। जब आप एनोड पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू करते हो तो पहले करंट बढ़ता है और फिर कांस्टेंट रहता है। ये चीज नहीं ध्यान आ रही है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहां डाउट आ गया तुम्हें, क्या बोलो। इस चैप्टर में सिर्फ ग्राफ ही है, 4 ग्राफ है टोटल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चारों ग्राफ रटे होने चाहिए, समझा होना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देख लो शुरुआती उसी से हो गई। क्लियर। तो फिलहाल आंसर हमारा हो गया डी वाला, उसी को एक्सप्लेन किया है। फिर कह रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स रीचिंग अ पॉइंट इज 100 पाई। अगर फेज डिफरेंस 100 पाई है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा। अब आप बताओ, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में कोई रिलेशन बताया है मैंने आपको, इंटरफेरेंस में बताया भैया। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो रट लो फॉर्मूला। ये इंटरफेरेंस में डेरिवेशन के टाइम मैंने आपको बताया है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो आपको निकालना है पाथ डिफरेंस, सो पाथ डिफरेंस विल बी लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कितना है 100 पाई, तो ये आंसर होगा 50 लेमडा। सो ऑप्शन इज सी। समझ आ रहा है, कोई डाउट हो बताओ भाई। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा 1 नंबर के लिए फॉर्मूला है, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है लिख लो एक कॉपी पे कहीं पे, या क्वेश्चन नंबर नोट कर लो कि ये वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। क्लियर, आगे बढ़े, कोई डाउट उसमें पूछ लो भाई अभी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया सी वाला। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड देखो क्वेश्चन आ गया। हालांकि ये फॉर्मूला क्लास 11th में आता है, बट क्योंकि 12th में डेरिवेशन में काम आया है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, डेरिवेशन में तो आया ही था। अगला देखो क्वेश्चन, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन किसको समझते हो, ये प्लेन, राइट, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो आपसे कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहे हैं ऐसा एक लूप है, इस तरीके का एक लूप है, एक्स वाई प्लेन में है, विद सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर सेंटर है, और इस तरीके का एक लूप है, ये एक्स वाई हो गया। ठीक, हाफ ऑफ द लूप विद एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये बताओ एक्स ग्रेटर देन 0 कितने पार्ट में है। अगर ये सेंटर है, इधर पॉजिटिव होता है बोलो, इधर नेगेटिव होता है, सही है, तो क्या इतने वाले लूप की बात कर रहा है, इस लूप की। ठीक, कह रहे हैं half of the loop with x greater than 0 is now bent so that now lies in yz plane। yz plane कौन सा है, ये xy है, yz कौन सा है, क्या ये है yz प्लेन। आपसे कह रहे हैं इमेजिन करो एक ऐसा लूप था, ठीक, कह रहे हैं जो x ग्रेटर देन 0 था, मतलब इधर वाला जो आधा लूप है उस लूप को ऐसे खड़ा कर दिया गया। तो अब डायग्राम कैसा है, डायग्राम ये देखो, ये लूप है और ऐसा गया, सोच पा रहे हो। अब हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये थोड़ा 3D हो गया, ये थोड़ा 3D हो गया, ऐसा लूप है, ऐसा और फिर ऐसा, राइट। अब पढ़ो ऑप्शंस, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट नाउ डिक्रीजेस, मैग्नेटिक मूवमेंट डज नॉट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस। एक चीज बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जब ये पूरा ऐसा था तो क्या करंट इनटू एरिया होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। इनिशियली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जरा चेक कर लो, आई इंटू ए था, ए को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, सर्कल है पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर बेटा ये तो पूरे का था, आपने अभी जो डायग्राम बनाया बहुत ध्यान से देखना, अभी वाला क्या डायग्राम कुछ ऐसा है,
3D बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बना नहीं पा रहा हूं। एक ऐसा आधा लूप है और एक बाहर निकला है, समझ रहे हो? तो ये जो आधा लूप है, तो भैया एरिया भी आधा हो गया। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बेटा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, क्या वो आई इंटू ए बाई टू हो गया? बोलो यार। इसका भी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो आई इंटू ए बाई टू हो गया। बोलो यार। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अगर एक ऐसा लूप है, ठीक, और मान लो उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज उंगलियां घूमेंगी ऐसे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर हुआ? डाउनवर्ड्स। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू ए। इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन है? एरिया। जो डायरेक्शन एरिया का होगा, बोलो वही मैग्नेटिक मूवमेंट का होगा। और एरिया हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। अगर प्लेन ऐसे रखा हुआ है लूप, तो या तो एरिया इधर होएगा या तो एरिया, अब इसमें करंट का भी रोल ले लो। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम किधर मानेंगे? डाउनवर्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो किधर मानेंगे? पक्की बात है। यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट था, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मान लूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है बेटा? यानी कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट जिसकी वैल्यू आई इंटू ए है, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। सही है। अब सोचो, आधा जो लूप है वो ऐसा रखा है, राइट? और हमने डायरेक्शन कैसा माना था? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब करंट क्या ऐसे जा रहा होगा? ऐसे। ऐसे करंट जा रहा होगा तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? आई ए बाई, पक्की बात। और जो ऐसे ऊपर निकला हुआ है, भैया अगर क्लॉकवाइज करंट था, ध्यान से देखो, तो ऐसे करंट आ रहा होगा, फिर ऐसे करंट घूम रहा होगा। बोलो यार। अगर ऐसे करंट घूम रहा है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा? ऐसे करंट है, राइट साइड। तो ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट बड़े ध्यान से समझना, ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट क्या राइट साइड में है, ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट क्या डाउनवर्ड साइड में। इसकी वैल्यू है आई ए बाई टू, इसकी भी वैल्यू है आई ए बाई टू, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? और अगर मैं इस मैग्नेटिक मूवमेंट का रिजल्टेंट निकालूंगा, भाई वेक्टर है ना, ऐड करेंगे, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का बेटा अगर रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, तो m डैश की जो वैल्यू आनी है, क्या वो अंडर रूट आई ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आई ए बाई टू का होल स्क्वायर होना है? इतनी बात कितने लोगों को पूरी समझ में आई कि क्या चल रहा है? आए समझ में? पक्का। मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने दोनों वेक्टर्स का पहले डायरेक्शन देख लिया, ठीक, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो अब हम उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बेटा वेक्टर में एक ही होता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट क्योंकि एंगल 90 है, cos 90 जीरो होता है, तो वो टर्म गायब। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप जरा चेक करो, क्या ये सॉल्व होकर के ऐसा आएगा? 2 टाइम्स आई ए का होल स्क्वायर बाई 4। ये 2 और ये 4 कटेगा, 2 आएगा, एंड दिस विल बिकम आई ए अपॉन अंडर रूट 2। तो आप बताओ पहले मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था, अभी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? पहले से बढ़ गया या घट गया? घट गया। तो क्या पहले ही ऑप्शन सही हो गया? चेक करो, बोलो यार। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट नाउ डिक्रीजेस। फिर कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 0, 0, z इंक्रीजेस। अब जब पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो गया तो हमें सी डी में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके में मल्टीपल करेक्ट ऑब्जेक्टिव सिलेबस में नहीं है, मतलब वो पेपर के पैटर्न में नहीं है। वो जेई नीट जैसे एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, बट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो जाने दो, जब है ही नहीं तो बात खत्म हो गई। फिलहाल इसका आंसर कौन सा हुआ? ए पार्ट। और यहाँ पे इन्होंने यही सब चीजें निकाल के दिखाया है। आई, ये 1 नहीं है, आई है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? पिछला क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन था दैट वाज जिसको हम टफ न्यूमेरिकल बोल सकते हैं कि सर थोड़ा टफ है,
क्यों टफ है? क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसा था, ऐसा हो गया, डायरेक्शन ये था, वो हो गया, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को टफ कहा जा सकता है। द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन नीडेड टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विच इज बाउंड टू द न्यूक्लियस विद 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नियरली। यानी कि एनर्जी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, निकालना क्या है? वेवलेंथ फोटोन का। ठीक, तो एनर्जी का बोलो एक ही फॉर्मूला होता है, अगर मिलियन है तो 10⁶ होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा हमको बोलो निकालना है। राइट, एक चीज और समझ लो, यहां पे करने के अब दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि एच सी बाई 10⁶ करो। अब जरा ध्यान से समझना, पहला तरीका ये है, ऑप्शंस को देखो नैनोमीटर में है। ठीक, पहला तरीका ये है कि भैया साफ साफ वैल्यूज डाल दो, 6.6 इंटू 10⁻34। स्पीड ऑफ लाइट कितना है बेटा? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁶ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी तो करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻। ये सॉल्व होकर के जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? बोलो यार, इसको आप सॉल्व करोगे और आंसर आएगा कुछ समथिंग 10 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ ऐसा कुछ करके सॉल्व हो के आएगा। एक तरीका ये है, क्लियर। दूसरा तरीका ऐसा है कि एच सी की जो वैल्यू है, ये जो एच सी की जो वैल्यू है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1240। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1240। डायरेक्ट वैल्यू आप एच सी का यूज कर सकते हो, लेकिन 1240 जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में कुछ चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क्या? कि भैया फॉर्मूला था एनर्जी बराबर एच सी बाई लेमडा। बोलो, तो एच सी जो होता है, क्या वो एनर्जी इंटू लेमडा रहा होगा? एनर्जी हमने किस में ले रखी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वेवलेंथ हमने किस में ले रखा है? नैनोमीटर में। तब जाकर एच सी की वैल्यू कितनी आती है? कुछ समझ में आई बात? अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का आ रहा है तो आप वहां पे अगर एच रखोगे, सी रखोगे, सॉल्व करोगे, तो बोलो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाना है। एक नंबर के लिए कैलकुलेशन हमको ज्यादा करना पड़ेगा, सही है? तो इसकी बजाय आप ये रट लो कि एच सी की जगह डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 1240। लेकिन एनर्जी किस में आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वेवलेंथ किस में होना चाहिए? नैनोमीटर में। और आंसर बोलो नैनोमीटर में ही लाना है हमको। तो अगर हम 1240 रख लें तो हमारा काम जो है बन सकता है। क्लियर है? फिलहाल इसको, ये जो दिया हुआ है या 1240 रख करके जब आप सॉल्व करोगे तो आप चेक करो आंसर कौन सा आना है, बी वाला पार्ट। फिलहाल देखो 1240, ये देखो इस चीज को आपको यहां मैंने लिखा भी है। एच सी जो है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यूनिट समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये वैल्यू बेटा आप यहां पे सीधे सीधे रख सकते हो, 1240 डिवाइडेड बाई 10⁶। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ पॉइंट यहां पे लगेगा। अरे बी आएगा, आई ये ऊपर नीचे हो गया यार, ये ऑप्शंस जो है ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए, बी सही लिखा है, हमने झोंके में इधर मार दिया। ठीक है, ये टाइपिंग का एरर है। ABCD ऑप्शन सीक्वेंस में ही होता है जनरली, लेकिन भैया ठीक है, ऐसा भी कभी आड़ा टेढ़ा हो तो थोड़ा कंसंट्रेशन से देख लेना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो वाला आ गया कि नहीं आया? इसके पहले वाला, ये वाला क्वेश्चन देखिए। 220 वोल्ट का AC सप्लाई है, कह रहे हैं A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर? कैपेसिटर के साथ AC सप्लाई जरा चेक करो, क्या ये पैरेलल में है? जो इसका होगा वही उसका होगा। AC सप्लाई का वोल्टेज ऑलरेडी लगातार चेंज हो रहा है, बोलो यार। ठीक, तो अब ये 200 लिखा है, 200, ये 220 है, यहां पर क्या है? 220 वोल्ट का AC सप्लाई है। ठीक, तो जब ये 220 वोल्ट का होगा तो फिर पीक वैल्यू इसकी कितनी होगी?
ये जो 220 वोल्ट होता है, क्या ये आरएमएस वैल्यू है? और अगर आपको पीक वोल्टेज निकालना है तो पीक कितना होगा? 220 अंडर रूट टू। अंडर रूट टू का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारी वैल्यू आ जानी है। इसके अलावा जितने ऑप्शंस दिए हैं, देखो ये ऑप्शंस हमेशा नहीं होंगे। जैसे 110 तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, 0 का कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई, जो इसका होगा वही इसका होगा, सही है ना? 220 वोल्ट हमेशा तो रहेगा नहीं, 220 वोल्ट तो वेरिएबल है ना, ये तो आरएमएस वैल्यू है, लगातार चेंज ही हो रहा होगा। तो हमने पीक वैल्यू ले लिया, जो मोस्ट सुटेबल आंसर दिखाई पड़ा, दैट इज 220 अंडर रूट टू। क्लियर है? अगला देखो, फॉलोइंग फिगर शोज अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ईच मैग्नेट हैज magnets in different configurations and has magnetic dipole moment m. Which configuration has highest net magnetic dipole moment? दो डायग्राम तुम्हें दिया है। डाइपोल मूवमेंट सबको पता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। पिछले सैंपल पेपर में शायद ऐसा कोई कुछ था क्वेश्चन जिसमें हम लोग ऐसी बात कर रहे थे। तुम लोगों से बात हो रही थी, किसी और से हो रही थी? चलो कोई नहीं, ये बताओ इस कंडीशन में डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी है? क्या ये वैल्यू 0 है? साउथ से नॉर्थ दोनों सेम है, सेम तरह के मैग्नेट्स हैं, तो क्या डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाना है? उसमें तो 0 ही हो गया। इसमें क्या है? इसका डाइपोल मूवमेंट बोलो इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट बोलो इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, 0 से तो ज्यादा ही आएगा इसका, यानी कि आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। क्या ये बात समझ में आई? आंसर कितना आएगा? अगर मान लो इधर डाइपोल मूवमेंट m है और इधर भी डाइपोल मूवमेंट m है, सेम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सेम मैग्नेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, सेम साइज के मैग्नेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, सही है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट सेम है, तो इसका रिजल्टेंट बेटा कितना आएगा? m अंडर रूट टू। क्लियर है? तो कुछ तो वैल्यू फिलहाल आएगी, 0 तो नहीं है कम से कम। क्लियर? सो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखो क्या है अगले में। हमको कुछ ऐसा ग्राफ, 4 ऑप्शंस दे रहे हैं। द ग्राफ विच डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल्स। थीटा है स्कैटरिंग एंगल, एक्स एक्सिस पे देखो थीटा दिख रहा है, स्कैटरिंग एंगल है, और वाई का मतलब नंबर ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, जिसको हम लोगों ने एन थीटा लिखा था। कौन सा सही है ग्राफ यहां पर? बी वाला ग्राफ। ऐसा ही ग्राफ आप लोग को बनवाया गया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एन थीटा और थीटा के बीच का। क्लियर? और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया है, अभी शायद किसी सैंपल पेपर में आएगा तो आपको न्यूमेरिकल फिर करवाएंगे कि 30 डिग्री पे इतने पार्टिकल्स अगर स्कैटर हुए हैं तो 60 पे कितने होंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। कुछ समझ आ रहा है? बोलो भाई। ये उसमें 100 क्वेश्चन वाले में ये मिला होगा आपको, ठीक है ना? तो इसका फिलहाल ग्राफ समझ में आ रहा है। एंगल को अगर हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड विल बी डिक्रीज्ड। और ये हम वैसे भी सोच सकते हैं, खुद सोचो, सबसे ज्यादा एंगल पर कौन सा पार्टिकल स्कैटर हुआ था रदरफोर्ड में? जो ऐसे आया था और जस्ट वापस चला गया था, यानी कि 180 डिग्री। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता था? 180। और 180 वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल, 1 in 8000, 8000 10,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल था ना जो ऐसे आया था, न्यूक्लियस से टकरा के वापस गया था। यानी कि सीधी बात यही है कि जब एंगल 180 की तरफ बढ़ेगा, और देखो दिखा भी रहे हैं पाई की तरफ, जब एंगल 180 की तरफ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी ऑलमोस्ट डिक्रीज टू 0, वो घटता जाएगा। ऐसा आप ग्राफ चेक कर लो, बी वाला है तो बी सही है। क्लियर? अगला देखिए, व्हाट शुड बी द स्लिट विथ टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न ऑफ स्लिट विथ 0.4 mm। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ जरा पूछ क्या रहे हैं। पढ़ो जरा।
डबल स्लिट किस में था? इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस के कितने मैक्सिमा बनाने हैं? 10। कितनी जगह में बनाने हैं? विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट कब होता है? डिफ्रैक्शन। बोलो भाई, डिफ्रैक्शन के केस में। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई 10 मैक्सिमा बनाने हैं सिंगल स्लिट यानी डिफ्रैक्शन में, जब स्लिट विथ कितनी है? 0.4 mm। तो एक चीज बताओ, ये जो स्लिट विथ होती है, ठीक है, या डिफ्रैक्शन के केस में पहले आप मुझे बताओ जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका थिकनेस कितना होता है? डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का विथ कितना होता है? पहले तो ये बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा का विथ और सेकेंडरी मैक्सिमा का विथ क्या ये डबल होता है? ऐसा कुछ पढ़ा है डिफ्रैक्शन में आपने? इंटरफेरेंस जब होता है, अच्छा ये बताइए, जब इंटरफेरेंस होता है तो क्या सभी का विथ सेम होता है? फ्रिंज विथ का कोई फॉर्मूला आपको पता है बीटा करके? क्या होता है? दैट इज लेमडा बाई डी। चलो ये तो इंटरफेरेंस वाला है, आपको याद है, अच्छी बात है। लेमडा बाई डी दैट इज बीटा, ये सही है, ये इंटरफेरेंस का है। अब डिफ्रैक्शन के केस में बेटा वही चीज बताओ क्या होता है? डबल हो जाता है। सो दैट इज 2 लेमडा बाई डी। क्या ये याद आ रहा है? वैसे यहां पे होता है फॉर्मूला कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी, राइट। अगर मैं कैपिटल डी हटाता हूं, ये है लीनियर विथ, ये क्या है? लीनियर विथ। अगर मैं ये कैपिटल डी हटा दूंगा तो क्या ये भी एंगुलर विथ हो जाएगा? सो दिस इज एंगुलर विथ विच इज लेमडा बाई स्मॉल डी। सही है। ये एंगुलर विथ हो गया इंटरफेरेंस के केस में, और ये एंगुलर विथ हो गया डिफ्रैक्शन के केस में। डिफ्रैक्शन में फिलहाल स्लिट विथ जो होता है उसको डी की बजाय ए लिख देते हैं, नहीं तो आप दोनों को सेम समझेंगे। क्लियर? अब बोलो, इसके अगर 10 मैक्सिमा बनाने हैं, एक का विथ इतना है तो 10 का कितना होगा? दैट विल बी 10 टाइम्स। बोलो यार, 10 टाइम्स दिस। और ये किसके बराबर होना चाहिए? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों भाई? सो 10 टाइम्स विथ in interference should be equal to the width of diffraction case। ठीक, बस लेमडा से लेमडा करो कैंसिल, और हम लोगों को निकालना यहां से है d। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 10a/2, राइट। सो दिस शुड बी 5a, और a कितना गिवन है हमको? सो 5 इंटू 0.4 mm। तो ये सॉल्व होकर के आंसर कितना आ रहा है भाई? 2 mm। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा भाई। जो अब वही है, इतने में इन 4 में जो हम टिक कर सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं वो गड़बड़ है। ठीक है, एक भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है। मेथड चेक कर लो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने कैलकुलेशन में भाई। अगर इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं तो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला था डी लेमडा बाई डी। एंगुलर फ्रिंज विथ करेंगे तो कैपिटल डी हटा देंगे, सो दैट विल बिकम लेमडा बाई डी। ये एक का विथ होता है, और ऐसे 10 मैक्सिमा बनाने हैं तो 10 टाइम्स हो गया, ये बात सही है, 10 लेमडा बाई डी। और डिफ्रैक्शन के केस में एंगुलर फ्रिंज विथ कितना होता है? 2 लेमडा बाई ए। कह रहे हैं 10 मैक्सिमा बनाना है उसी एक सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर। क्लियर? यानी कि इसकी विथ और इसकी विथ आपस में बराबर होनी चाहिए, ये भी सही है। लेमडा लेमडा कट जाएगा, और डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 10a/2 यानी 5a। a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.4, तो 2 mm सही है। तो ये फिलहाल क्वेश्चन जो है वो गलत है, ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। आंसर दे रहे हैं 0.2 mm, और इसमें देखो क्या किया इन्होंने, किया तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही है। 10 लेमडा बाई डी बराबर 2 लेमडा बाई ए। 10/5 तो 2 होता है। अरे 10/5 तो 2 होता है, तो 0.2 कहां से आया? यानी कि सॉल्यूशन में कुछ लोचा है, और ऑप्शंस में भी लोचा है। इसको आप 0 और पॉइंट अगर हटा दो तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड में अगर आता है तो आप सीधे लिख सकते हो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है,
और बोर्ड में एक आध क्वेश्चन हो सकता है गलत आ जाया करता है। पिछले टर्म 2 में भी ऐसे क्वेश्चन थे, टर्म 1 में भी ऐसे क्वेश्चन थे पिछले साल। तो हो सकता है कोई एक आध गलती से गलत आ जाए, जैसा यही क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन नंबर उन्हीं को मिलता है जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जिन्होंने किया ही नहीं है कि ये सोच के कि गलत है तो उसमें क्या करें क्या लिखें, तो उनको नंबर नहीं मिलता। इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन जहां तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो कि भाई सर आंसर मेरा ये आ रहा है बट ऑप्शंस में ये है, तो लिख दो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, आई थिंक करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस, ठीक। तो उसमें आपको नंबर मिल जाएगा अगर वो सच में गलत होगा तो। फिलहाल एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज दिस। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? बेटा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई रिलेशन आपने पढ़ा है ईएम वेव में? यस, ई अपॉन बी बराबर सी, सो ई बराबर सी टाइम्स बी। तो सीधी बात है 3 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड जो कि है 510 नैनो टेस्ला, है ना, इंटू 10 की पावर -10। तो आप देख सकते हैं, अरे नैनो है ये 9 हो जाएगा। देखो ये 9 ये 10 -8 हुआ और ये +8 और 51 और 3 करेंगे 153 आ जाएगा। बोलो यार, सो आंसर इज 153 न्यूटन पर कूलम। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? सो आंसर इज बी। ये फॉर्मूला भैया दिमाग में रख लो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड बराबर स्पीड ऑफ लाइट, ये ईएम वेव का है। तो इसका आंसर देख लो, बी ऑप्शन है, बी सही है। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज विद द टेम्परेचर एज शोन इन दिस फिगर। इफ वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस देन। अच्छा देखो, ये साफ साफ देख करके समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। घटने वाला यहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा है। क्लियर? और ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, मतलब इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी है। अब हमसे कह रहे हैं कि अल्फा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अब आप बताओ, अगर रेजिस्टेंस लगातार बढ़ ही रहा है तो अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी पॉजिटिव, बोथ शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज हम ज्यादा इसमें कुछ सोच पाएंगे ही नहीं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर है? सो दे आर पॉजिटिव। तो आंसर देखो कौन सा है, सी वाला। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली, वो वाला क्वेश्चन जेईई मेन या नीट में भी आ चुका है, इसको मैंने करवाया है बच्चों को। तो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हम लोग मान के चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स इट्स कंसीक्वेंसेस? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो में जाता है। होल्स इन वैलेंस बैंड मूव फ्रॉम लोअर टू हायर, या नन ऑफ द अबव? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो क्या होगा इससे? एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या होल मूव करेगा? पहले तो ये बता दो। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, राइट? तो ऑप्शन शुड बी आइदर ए और बी। अब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई में जाएगा कंडक्शन बैंड में, या हाई से लो में आएगा कंडक्शन बैंड में? सेमी कंडक्टर में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स किस बैंड में होते हैं? वैलेंस बैंड में या कंडक्शन में? वैलेंस बैंड में। पता है सबको ये बात? अगर कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर सेमी कंडक्टर का आएगा, फिर वो कंडक्टर हो गया। नहीं समझ में आई बात? कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन किस बैंड में होने चाहिए? कंडक्शन बैंड में। और सेमी कंडक्टर में नॉर्मली कंडक्टिविटी कम होती है, सबको पता है ये बात, है ना? इसका मतलब हम यही तो चाहते हैं कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे? कंडक्शन में, तब तो जाके कंडक्टिविटी करेगा वो। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी ए, यानी कि लोअर लेवल से हायर। जब आप एनर्जी दोगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो बोलो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सेलरेट होंगे,
और जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे तो वो लोअर लेवल से किधर की तरफ भागेंगे, हायर लेवल की तरफ भागेंगे। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को तो बहुत डिटेल में मैंने एनर्जी बैंड पढ़ाया है, और एनर्जी बैंड में डायग्राम कुछ ऐसा ही था। यहां पर कुछ इस तरीके का होता है वैलेंस बैंड, ठीक, और यहां पर ऐसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। तो जब आप नीचे से कोई इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो ऑब्वियस है ना, वो पहले यहां पहुंचेगा लोअर लेवल पे, और फिर जब एक्साइट कराओगे तो कंडक्शन बैंड में वो हायर लेवल पे जाएगा। बोलो यार। तो अगर तुम एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो लोअर से हायर में जाएगा, किस बैंड में, कंडक्शन बैंड में। कुछ समझ में आई बात? सो इट्स आंसर इज ए पार्ट। तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, लाइट वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो ईएम वेव का दूसरा क्वेश्चन, एक पहले भी आ चुका है ना। लाइट वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में तो वेव हो गया, ठीक है। इफ द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस, इधर की तरफ हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट टाइम इज अलोंग, ऑप्शंस पढ़िए। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, क्या ये बात पता है? अब परपेंडिकुलर में ये तो पता था सर जेड होगा, केवल जेड एक्सिस ऑप्शन होता तो हम टिक मार देते बिना सोचे समझे, लेकिन अभी तो दोनों हैं। अब क्यों? समझे नहीं हम। हम्म 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 आंसर तो बेटा सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमें समझ नहीं आ रहा है, तुम जो बताने की कोशिश प्लस माइनस कर रहे हो। कोऑर्डिनेट से मतलब ही नहीं है कोई, कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। अगर सोचो प्लस जेड हो जाए तो तुम्हारे ऑप्शन में क्या गड़बड़ हो जाएगा? जो जो चीज तुम सोच रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आप सोच रहे हो, अगर मैं प्लस जेड बोल दूं तो क्या प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? भाई देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड दिस ना, कि हम अगर माइनस जेड बोल रहे हैं तो आखिर क्या कारण है। कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं, कोऑर्डिनेट तो पॉइंट का होता है, यहाँ तो पॉइंट वाइंट है ही नहीं। यहाँ तो बोल रहे हैं इस डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें वेव जा रही है, अब बताओ जेड में जा रहा है या माइनस जेड में जा रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ईएम वेव में जो वेलोसिटी होता है, दैट वेलोसिटी इज डिटरमाइंड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाई ई क्रॉस बी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे पता चलता है? ई क्रॉस बी करके। अब सोचो बी किधर होना चाहिए कि ई क्रॉस बी हम करें और वो ऊपर आ जाए। लॉजिक समझ रहे हो? वेव का डायरेक्शन कैसे मिलता है? ई क्रॉस बी करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाए, बाहर हो जाए, तो ये तो ऐसे करना पड़ेगा, तो वेव हमारी फिर किधर जानी चाहिए? लेकिन ऐसा तो है नहीं, वेव किधर जा रही है? वाई में। इसका मतलब इट शुड बी लाइक दिस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर होगा तब तो थंब ऊपर जाएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए? इनवर्ड्स। तो आंसर आपका सही है, इट शुड बी माइनस जेड एक्सिस। कुछ बात समझ में आई? तो इसको हम लोगों ने किस बेसिस पे कर लिया? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के थ्रू हमने कर लिया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, सो इट्स आंसर इज डी पार्ट। अगला देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? एक तरफ प्लेन हो और एक तरफ, चेक करो क्या यही प्लेनो कॉन्वेक्स है? मैंने आपको जब पढ़ाया था तो ये बताया था, पहले राइट का नाम लिखते हैं, राइट साइड बोलो प्लेन हो गया, और इधर से कॉन्वेक्स हो गया, तो इसी का नाम क्या हुआ? प्लेनो कॉन्वेक्स। 6 लेंसेज होते हैं, सिर्फ 2 नहीं होते। कॉन्वेक्स कॉनकेव तो 10th में पढ़ा था आपने, बाकी जब आप 12th में आते हो तो और भी टाइप के हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह का बेटा लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। कह रहे इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5
then it will act as convex lens only for the object that lies on its curved side। कह रहे हैं कि जो कर्व्ड साइड में इधर ऑब्जेक्ट होगा केवल इस ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। दूसरे में कह रहे हैं इट एक्ट्स एज कॉनकेव लेंस फॉर द ऑब्जेक्ट दैट लाइज ऑन द कर्व्ड साइड। कह रहे हैं इधर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसके लिए ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ऑप्शन समझ में आ रहे हैं? सी वाला कह रहे हैं इट एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द, मतलब कि चाहे इधर ऑब्जेक्ट रखो चाहे इधर रखो ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा। और आखिरी में कह रहे हैं कि कॉनकेव रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। हमसे कह रहे हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर रखता हूं तो इधर से देखने पे ये बोलो कॉन्वेक्स लग रहा है, तो कह रहे हैं जब लेफ्ट में रखोगे तभी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, राइट में रखोगे तो कह रहे हैं कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। तीसरे में कह रहे हैं कि वो हमेशा कॉन्वेक्स ही रहेगा चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, और चौथे में कह रहे हैं हमेशा कॉनकेव ही रहेगा चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो। ऑप्शन समझ में आ रहे हैं ना? अब बताओ। क्यों? बात तो सही है। अब ये वैसे आंसर भी तुम्हारा सही है। ये होता है कि जब हम क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग ना लगाएं और आंसर हमारा सही हो जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा भाई कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉन्वेक्स होएगा, बात खत्म, आंसर सी पार्ट। आपने मतलब लाइटली लिया, लाइटली पढ़ा और चांस की बात थी, तुक्का भिड़ गया, आंसर सही हो गया। राइट? आंसर तो यही है। अब मैटर ये है कि सर जो बच्चे दिमाग ज्यादा लगाएंगे उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि जब वो इधर से देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये तो कॉन्वेक्स है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। इधर से जब देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो प्लेन है, फिर दिमाग लगाएंगे इधर वाला तो कॉनकेव है, यार दूसरा भी सही लग रहा है। तीसरा फिर उनको गलत लगेगा क्योंकि वो इस नजरिए से देख रहे हैं, तो तीसरा चौथा उनको गलत ही लगेगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने वाले बच्चों का ये क्वेश्चन नॉर्मली गलत हो जाता है। अब इसमें आ जाओ, जो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक ये है, फिजिक्स में मैंने आपसे कई बार कहा है जो लगे वो होता नहीं है। वो चांस की बात है हो गया तुम्हारा, क्योंकि बाकियों को लगा नहीं, तुम्ही को लगा तुमसे हो गया, वो अलग बात है। मेजॉरिटी जब फिजिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आए तो जो लगे दिमाग लगाने के बाद समझ लो वो नहीं है आंसर। ठीक? वो आंसर नहीं है। और जो न लगे कहीं ना कहीं वही आंसर होता है। तो ऐसे में फिर सर क्या करें? ऐसे में तरीका ये है कि आप सिर्फ भावनाओं में बहने की बजाय आप फॉर्मूला पर आओ, मैथ्स पर आओ। फॉर्मूला जिस चीज का सपोर्ट करेगा, मैथमेटिक्स जिस चीज का सपोर्ट करेगा, हम उसको टिक करेंगे। क्लियर? फॉर्मूला या मैथमेटिक्स ये कहता है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला होता है, बोलो ये कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या 1.5 है? 1.5 माइनस 1/R1। इसका ये जो पहला सरफेस है क्या उसी का रेडियस रहा होगा ये 20 सेंटीमीटर? बोलो यार, अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसी का रेडियस तो रहा होगा 20 सेंटीमीटर। तो पहले का रेडियस हो गया 20 और वो भी पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देख लो, राइट साइड में है रेडियस, पक्की बात है। माइनस 1/R2, ये जो दूसरा सरफेस है क्या ये प्लेन है? अगर ये प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1/F। तो भैया F की वैल्यू ध्यान से देखना, ये तो 0 हो गया, ये 1/20 हो गया, ये 20 बोलो ऊपर जाएगा, और 1.5 माइनस 1 यानी 0.5। क्या ये फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर आ गया? बोलो यार। तो इसका सीधा सीधा मतलब है अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स ही होगा, इट विल नॉट बी कॉनकेव। अब कुछ बच्चे इसमें भी शॉर्टकट मार सकते हैं, सर F इज इक्वल टू R/2 होता है, वहां से भी हो जाएगा, लेकिन उससे हमें लगता है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। F इज इक्वल टू R/2 अगर आपने अंधी मारी तो उससे तो रेडियस 20 दिया है तो 20/2 10 हो जाएगा। तो खुद सोचो F इज इक्वल टू R/2 कब लगता है, किसके लिए लगता है? जब दोनों तरफ कॉन्वेक्स हो या दोनों तरफ कॉनकेव हो।
प्लेनो कॉनकेव में, प्लेनो कॉन्वेक्स में वो फॉर्मूला नहीं होता। क्या ये चीज समझ में आई? ये आपको हमेशा सेफ साइड रखेगा, ऑलवेज दिस विल बी सेफ साइड। क्लियर? सो आंसर इज सी पार्ट, यानी कॉन्वेक्स। तो आंसर देखो, इन्होंने अपना एक्सप्लेन किया है। FPP, FNN, FNP are the nuclear forces between proton, proton, neutron, 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 proton, relation between them. ये मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था, ऐसा ऑप्शन। अरे यार ये कैसे लिखा हुआ है, किसी अनपढ़ ने लग रहा पीपीटी बना दी है। ये फिलहाल सी ऑप्शन जो है बी की जगह है, लेकिन वही सही है। तो आंसर इज सी। ये बेटा न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी होती है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर एक्सचेंज फोर्सेस। ठीक, स्पिन पर डिपेंड करते हैं। अगर दोनों न्यूक्लियॉन्स का जो स्पिन है, अगर वो पैरेलल स्पिन है तो फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर, एंटी पैरेलल स्पिन है तो फोर्स विल बी वीकर। क्लियर है? अब अगला देखो, असर्शन रीजन है भैया। असर्शन है कैपेसिटर सर्व एज बैरियर फॉर डीसी एंड ऑफर्स एन इजी पाथ टू एसी। क्या ये बात सही है? कैपेसिटर जो होता है वो डीसी करंट को नहीं जाने देता। क्या ये बात सही है? यस। दैट ऑफर्स एन इजी पाथ टू एसी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आप लोग को मैंने बताया है पहले ही वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, मैंने आपको बोला है कि बेटा अगर क्वेश्चन में डीसी सेल लगा हो, सेल बैटरी लगी हो, और कहीं भी पूरे सर्किट में आपको कैपेसिटर दिख रहा हो, मतलब उस ब्रांच में करंट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कैपेसिटर एक्ट्स एज बैरियर फॉर डीसी। बात समझ में आ रहा है? फिर अगला देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात सही है? एक्सी जो होता है 1/ओमेगा c होता है भैया, ओमेगा 2πf होता है। तो क्या एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है? यानी कि ये वाला पॉइंट तो सही लग रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? अगर मैं डीसी की बात करूं तो भैया डीसी का फ्रीक्वेंसी होता है 0। जब नीचे रखोगे 0 तो रिएक्टेंस आएगा इनफाइनाइट, इसीलिए इट एक्ट एज। एसी जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, तो करंट इजीली फ्लो होगा। कुछ बात समझ में आई? सो इट्स आंसर शुड बी ए पार्ट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। अगला देखो, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। समझ में आ रही है बात? तो पहला पॉइंट तो सही है। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द लाइटली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। कह रहे हैं इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और डोप्ड की कम होती है। यस, दिस इज रॉन्ग। नहीं समझ में आई बात? डोपिंग क्या होता है? किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी का मिक्स करना। क्यों मिक्स करना? टू इंक्रीज। इसका मतलब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जो एन टाइप पी टाइप हैं, उनकी कंडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक। सही है? तो ये गलत है और ये पॉइंट सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हुआ? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो देखो सी पार्ट है। अगला देखो भैया, कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज √6 एंड दैट ऑफ लिक्विड इज √3। If the light travels from diamond to liquid, it will totally reflected when angle of incidence is 45. कह रहे भैया लाइट रे डायमंड से लिक्विड में जाता है। तो ऐसे बना लेते हैं डायग्राम। इधर मान लो डायमंड है, इधर मान लो लिक्विड है।
ठीक। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा √6 है और लिक्विड का √3 है। तो ये बोलो डेंसर हो गया, और ये लाइट रे डेंसर से किधर जा रही है, चेक करो, डायमंड से लिक्विड में, यानी डेंसर से। तो क्रिटिकल एंगल और TIR की बात कुछ कुछ हो सकती है। ठीक, फिलहाल हमसे कह रहे हैं 45 डिग्री, तो देख लेते हैं यार 45 डिग्री कौन सी चीज है। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल पहले निकाल लो एक बार। क्या इसका फॉर्मूला होता है sin IC इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया √3 और फर्स्ट मीडियम का √6 है, तो क्या ये 1 अपॉन √2 आ गया? तो क्या क्रिटिकल एंगल 45 आ गया? बोलो यार, बोलो भाई, क्रिटिकल एंगल इज 45। Refractive index of diamond is this, that of liquid is this. If the light travels from diamond to liquid, it will totally reflect when angle of incidence is 45. अब बताओ, एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, राइट। अब ये चीज एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आ गया, और जरा रीजन पढ़ो। कह रहे n बराबर 1 अपॉन sin IC तो होता ही है, अभी हमने डिराइव भी कर लिया, वेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड दिस इज क्रिटिकल, ये तो सही है। अब बताओ ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ये सही है बोलो, और मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें असर्शन गलत हो, रीजन सही हो? नहीं है। अगर होता डी वाला तो हम डी टिक मार देते, लेकिन डी वाला क्या है, दोनों गलत है। दोनों गलत तो है नहीं यार, ये तो सही है। क्रिटिकल एंगल होता, क्रिटिकल एंगल की बात भी किया है, यहाँ तो पॉइंट सही है। इसका मतलब अब क्वेश्चन की भावनाओं को समझना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर ऐसा दिख रहा है कि भैया आप चारों में कुछ नहीं है, तो अब आपको बेस्ट आंसर जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है भैया? रीजन तो सही है, असर्शन को भी चलो अगर मैं सही मान लूं, वैसे तो क्रिटिकल एंगल की बात है, लाइट रे को पैरेलल टू सरफेस जाना चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन यहां कह रहे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं इसको मान लूं सही है, चलो TIR की बात ही हो गई, क्रिटिकल एंगल को भी कंसीडर कर लिया। देखो 45 की जगह 46 डिग्री होगा तो बोलो क्रिटिकल है, फिर तो TIR होना ही है, बोलो सही है ना? तो अगर मैं, भाई कोई ऑप्शन हमको तो मिल नहीं रहा, ठीक, तो अगर मैं बेस्ट आंसर चूज करूं तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए फिर? ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। भाई क्या करें, और कोई ऑप्शन जब मैच नहीं कर रहा है तो हमको तो कोई तो चूज करना है। तो ऐसा कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन आ जाया करता है, या तो तुम इसमें भी फिर वही बात लिखो, लेकिन ये चीज हमेशा बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनका फिर मतलब ये होगा कि भाई जो है उसमें बेस्ट आंसर निकाल लो। अब उधर क्वेश्चन में 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm था, और हमारा आंसर 2 mm आ रहा है, तो वहां तो बोलो कोई चांस ही नहीं है। बोलो यार, वहां तो कोई चांस ही नहीं है, तो वहां तो हम साफ साफ लिखेंगे भैया हमारे हिसाब से ये आना चाहिए, और ये आपके ऑप्शन में नहीं है। बट यहाँ ABCD है, यहाँ पे अगर मैं मान लूं पहला स्टेटमेंट सही है तो ए ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? ठीक। और अगर डी में ऑप्शन होता, कई बार ये भी होता ऑप्शन, ये बात ध्यान रखना, ये चारों ऑप्शन पढ़ना जरूर ध्यान से। कई बार ये करते हैं असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, तो यहां कहेंगे असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू। अगर वो होता तो फिर हम उसी पे टिक मारते, लेकिन है नहीं, तो फिर हमने जो भैया बेस्ट हमें लगा वो हमने टिक मार दिया, और यहां भी देखो ए को ही जो है करेक्ट मान लिया गया है। वो समझ में आया कि नहीं आया? दिस वॉज योर सेक्शन ए, जिसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया। राइट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भैया उसकी प्रॉपर्टीज बता दो। सैचुरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, स्पिन पे डिपेंड करता है, एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं, बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कोई भी 2 पॉइंट लिख दो। फिर कह रहे हैं इफ बोथ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंजर्व्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक दिस, इन व्हाट वे इट्स मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कह रहे हैं कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर तो चेक कर लो सेम ही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमेशा बैलेंस्ड होता है ना, 12 12 24 और 20 4 24, और इधर चेक कर लो 6 6 12 और 10 2 12, तो बैलेंस्ड है।
फिर भी कह रहे हैं कि अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इसको तुम कैसे जस्टिफाई करोगे और कितने नंबर का है? एक एक नंबर का रहा होगा, सेक्शन बी है तो, राइट। एक नंबर का ये रहा होगा, एक का ये रहा होगा, यानी एक नंबर में तुमसे पूछा, मतलब बहुत ज्यादा तुमसे इसमें उम्मीद उनको नहीं है, एक दो लाइन में एक्सप्लेन करो, बात खत्म। तो ऐसे में आप सीधी सी बात ये करोगे, भैया रिएक्टेंट का मास ज्यादा रहा होगा और प्रोडक्ट का टोटल मास कम रहा होगा। रिएक्टेंट टोटल मान लो दोनों को जोड़ के हुआ 20 ग्राम, और जब फाइनली बन के तैयार हुआ तो 18 ही ग्राम है, 2 ग्राम गायब है। तो वो जो कुछ मास गायब है वही जो है मास डिफेक्ट हुआ, और वही जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो आप यही लिखोगे, इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस द मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई सम मास इज लीक्ड आउट एंड दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बस उसको आप जो है एक दो लाइन में ऐसे ही इधर जो है इन्होंने देखो इसमें एक्सप्लेन किया होगा यहाँ पे, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रिएक्टेंट। आई बात समझ में? प्रोडक्ट का मास कम है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, इसलिए इसमें ऐसा हुआ होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? लिख लोगे बना के? अगला क्वेश्चन देखो, शो दैट फॉर नियर नॉर्मल व्यूइंग ऑफ फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम कैन बी रिप्रेजेंट। मतलब ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, ये तुमसे नॉर्मल शिफ्ट वाला डेरिवेशन पूछ रहे हैं। बोलो नॉर्मल शिफ्ट पढ़ाया है मैंने? नॉर्मल व्यूइंग का मतलब ऐसे जब ऊपर से देखते हैं तो जो चीज ज्यादा गहराई में होती है वो भी कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है, यही नॉर्मल शिफ्ट है। और कह रहे हैं बस उसी का वैल्यू निकालो। तो ये मैंने आपको करवाया है कि भैया एपरेंट डेप्थ जो होता है वो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बोलो यार, ये सेम वही डेरिवेशन है। क्या वो डेरिवेशन हम कर पाएंगे? जिन लोगों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, सारे डेरिवेशंस का एक लेक्चर में डाल चुका हूं, वहां से एक बार उसको देख डालो, कॉपी में सब नोट कर डालो, या उसका पीडीएफ निकाल लो, ठीक, और वो पीडीएफ अपने पास रखो। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तुमको मान लो अभी नहीं आता है, तुम उस पीडीएफ में खट से खोलोगे, लाइट चैप्टर के कहां सर ने कराए सारे लाइन से, उसमें सारे डेरिवेशन लाइन से हैं। एक बार में आपको मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा कि हाँ भाई ये तो टू दी पॉइंट वाली चीज हो गई, ठीक। अगला देखो, हाइगन प्रिंसिपल यूज करो और रिफ्लेक्शन प्रूव करो। एंगल आई बराबर एंगल आर, बोलो ये भी करवाया हुआ है। हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों का प्रूफ करवाया था, और करवाते समय आप लोग कॉपी पलट के देखना, आपने इंपॉर्टेंट भी लिखा होगा। मैंने कहा भी है बोर्ड में आता है, दो में से कोई एक डेरिवेशन 100% आएगा, देख लो सामने आपके दिख रहा है, और ऑप्शन में कोई एक करना है, ठीक है। अगला देखिए, राइट कंडीशंस अंडर विच लाइट सोर्स कैन बी सेड टू बी कोहेरेंट। लाइट सोर्स को कब हम लोग कोहेरेंट कह सकते हैं? कोहेरेंट मतलब पहले तो किस चैप्टर का है ये? वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस के केस में बोलो लाइट सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सही है। कोहेरेंट मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सेम या फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट, ये कंडीशन है भैया। कोहेरेंट का मतलब दो चीजें, वही दो पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम एंड फेज डिफरेंस शुड बी जीरो और कांस्टेंट। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो कोहेरेंट है। ये दो कंडीशन तुमसे पूछी है, दो कंडीशन बता दो, कर लेंगे क्यों भाई? स्पेसिफाई द वेज इन विच कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी प्रोड्यूस्ड। कोहेरेंट सोर्स हम कैसे बना सकते हैं? जब एक ही सोर्स से दो बना लो और डायग्राम बना के दिखा दो कि ये सोर्स है भैया, इसी के सामने एक पर्दा रखा, उसमें दो स्लिट बना दी, तो ये दोनों S1 और S2 दोनों कोहेरेंट हो गए। देखो ये टाइप के क्वेश्चंस में बस ये उम्मीद है कि तुम लिख के बताओ कुछ, और ये भी एक नंबर का है, बोलो ये भी एक नंबर का है, तो बहुत ज्यादा कहानी की उम्मीद आपसे नहीं है। मैं एक नंबर का टू दी पॉइंट बात करनी है आपको, बस आप ये डायग्राम बनाओ, एक लाइन लिख दो कि इन दिस वे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी मेड टू कोहेरेंट सोर्सेज विद वन सोर्स। एक ही सोर्स से दो बनाए। और ये जब भी मैं YDSC पढ़ाता हूं तो मैं डिटेल में बताता हूं कि ये आखिर ऐसा क्यों किया हमने, ताकि फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, ये सबको पता होगा। तो ये देखो कहानी यहां पे आपको लिख करके समझाना है। अगला देखो, अब ये फिर जिलाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एन ओल्ड सेइंग सजेस्ट दैट इट इज मोर सेफ टू रन फास्ट
देन वॉक ड्यूरिंग एन ओवरहेड लाइटनिंग स्टॉर्म। मतलब जब बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही हो तो भागना ज्यादा सेफ होता है इन कंपैरिजन टू चलना। ठीक, देखो रन फास्ट देन वॉक, मतलब समझ रहे हैं ना। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, इसका मतलब क्या होता है, जानवर, जानवर जो है दे आर मोर लाइकली टू बी किल्ड बाई नियर बाई लाइटनिंग स्ट्राइक देन ह्यूमंस। इंसानों की अपेक्षा वो जल्दी मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हम लोग को भागने को बोला जाता है, क्यों? फिर कोरोना है क्या कि एक गाय को हुआ सबको फैल गया, आसपास इकट्ठा ना रहो, 2 मीटर की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है भाई मेरे, पास रहने से क्या मतलब है बताओ? पास रहने से नहीं मतलब है, रहने को तो हम सब भी अभी पास ही पास बैठे हैं। लेकिन देखो जब आप भाग रहे होते हो, जब आप भाग रहे होते हो तो जमीन पे आपका एक ही पैर रहता है। बोलो यार, सोचो, अगर आप रन कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, फास्ट चल रहे हो, तो बोलो एक समय पे जमीन पर आपका बोलो एक ही पैर होगा, सही है? और अगर एक ही पैर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीज क्रिएट नहीं होगी या कम होगी। और जिसके 4 पैर हैं, साला दो तो रखेगा, 2 हवा में होएगा फिर भी 2 रखेगा। नहीं समझ में आई बात? ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 हवा में रख के एक से दौड़े, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो ज्यादा बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा क्रिएट हो जाता है। Why a person sitting in a car during thunderstorm not likely to be struck by lightning? कार के अंदर हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगा भाई, तो वो बच जाएगा, सेफ साइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? राइट। अगला देखो, अगला क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सैंपल पेपर में गिवन है, बट इस तरह के क्वेश्चंस का बोर्ड में आने के चांसेस मुझे कम लगता है पर्सनली। ठीक है, वैसे अभी आप लोगों को ये वैरायटी के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, क्योंकि आपको मैंने ये वैरायटी के न्यूमेरिकल्स पढ़ाए ही नहीं है। ये सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में से हैं, और वहां पे रेजिस्टिविटी का यूज करा के नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सबको थोड़ा ज्यादा करके यूज किया गया है, राइट। लेकिन जब भी कभी ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन मिलेगा, वैसे उम्मीद कम है इस बार, बट अगर मिलेगा तो वही बात आएगी, फिर से ऑप्शन में हमको एक मिलेगा। तो ये तो चलो ठीक है, मान लो तुम्हें नहीं आता भाई, होगा ऐसा बोर्ड में भी कोई 1 आध 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे यार जो मान लो मैंने नहीं पढ़ा, जैसे मैंने यही चीज नहीं पढ़ाई है और ये पूछ दिया गया, तो ऑप्शन में हमारे पास एक क्वेश्चन और है, राइट। तो यहां पर क्या है कि आप साफ साफ देख रहे हैं, क्या पूछा गया हमसे, वैल्यू ऑफ करंट बता दो, और ये हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। शायद ऐसा ही क्वेश्चन पिछले सैंपल पेपर में भी था कि जब ये प्लस है तो बोलो ये रिवर्स बायस्ड है, तो इसका बवाल खत्म, सिर्फ इसमें करंट जाएगा, करंट इधर से निकलेगा, इससे होते हुए वापस चला जाएगा। बोलो ये 2 एम्पियर और 1 एम्पियर सीरीज में हो गया, 3 ओम, 3 ओम, और ये है 6 वोल्ट, तो बोलो करंट कितना हुआ, 2 एम्पियर। तो आंसर हो गया 2 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई? तो हम इसको कर लेंगे इन कंपैरिजन टू इसको, जब वो हमें नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कर देंगे, राइट। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, 23 तक। बाकी इसके आगे जो है, अब कुल मिला के कितने क्वेश्चन बचे? 12 क्वेश्चन और बचे हैं, 35 होते हैं टोटल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक।